अगर एक दिन तुम धूप में खड़े हो और तुम्हारी परछाई ही ना दिखे, तो क्या करोगे? मेरा नाम अयान है। उम्र 21 साल। लोग मुझे शहर से लौटा हुआ एक शांत लड़का समझते हैं, जो अपने पिता के साथ भैरवगढ़ की सबसे बड़ी रियासत सफेद कोठी की रखवाली करता है। मैं अक्सर अकेले में स्केचिंग करता हूँ और गांव की भीड़भाड़ से दूर रहता हूँ। लोग इसे मेरा शहरी मिजाज कहते हैं, पर सच तो यह है कि मैं भीड़ से नहीं, खुद से और अपनी उन यादों से डरता हूँ जो धुंधली पड़ चुकी है। मेरा बचपन किसी पुरानी तस्वीर की तरह है, जिसके कोने जल चुके हों। मुझे ठीक से याद नहीं कि 13 साल की उम्र से पहले मैं कहाँ था। बस इतना पता है कि पापा मुझे लेकर इस वीरान गांव में आ गए थे। ये गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा है, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा ऐसा पसरता है कि आप अपनी धड़कनें साफ सुन सकते हैं। पापा को यहाँ के पुराने जमींदार की पुश्तैनी जायदाद की देखरेख का काम मिला। इस हवेली का ढांचा पत्थर की ऊंची दीवारों और लकड़ी के भारी दरवाजों से बना है। कमरों के कोनों में पीतल की पुरानी मूर्तियां और दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्र ऐसे लगते थे जैसे उनकी आंखें हर पल आपका पीछा कर रही हो। मेरे साथ इस डर को बांटने वाली सिर्फ एक शख्स थी, सारा। सारा गांव के वैद्य जी की बेटी थी। बचपन की नासमझी में हमें लगता था कि हम इन खाली कमरों में छुपम छुपाई खेल रहे हैं, पर हम यह नहीं जानते थे कि हम उन ताकतों के साथ खेल रहे हैं जो समय की पकड़ से बाहर थी। वह दिसंबर की एक कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। जमींदार का बेटा कुछ दिनों के लिए शहर से आया था, इसलिए हवेली के एक हिस्से में बिजली का इंतजाम था। हम दोनों हवेली के पिछले हॉल में बैठे थे। वहां एक पुराना कैरम बोर्ड रखा था और कोने में एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन धूल फांक रही थी। सारा अपनी चाय का घूंट भर रही थी और मैं दीवार पर टंगी एक अजीब सी नक्काशी को देख रहा था। वह तस्वीर किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक साए की थी। एक धुंधली सी आदमी की तस्वीर, जिसके कंधे एक तरफ झुके हुए थे और सिर पर एक फटी हुई पगड़ी का सिरा लटका था। गांव में उसे ही क्षेत्रपाल कहा जाता था। वह रक्षक, जिसे कभी किसी ने असली रूप में नहीं देखा, बस एक काली छाया के रूप में महसूस किया था। बड़े बूढ़े कहते थे कि वह तस्वीर नहीं, बल्कि उस पहरेदार की मौजूदगी का निशान है। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा में एक अजीब सी सीलन भरी गंध फैल गई। अयान, तुमने सुना? सारा की आवाज कांपी। तभी हवेली की लाइटें झपझपाने लगी। ग्रामोफोन की सुई अपने आप रिकॉर्ड पर गिर गई और एक कटी फटी डरावनी आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। हमें महसूस हुआ कि हॉल के कोने में कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो हमें छू नहीं रहा था, पर जिसकी मौजूदगी का बोझ हमारे कंधों पर महसूस हो रहा था। हम बिना पीछे मुड़े अंधेरे में टटोलते हुए हवेली के एक छोटे स्टोर रूम की ओर भागे। जैसे ही हम उस कमरे में घुसे, खिड़की से आ रही चांदनी शीशे पर पड़ी। वहां एक परछाई थी। वह कोई साधारण साया नहीं था। वह एक लंबा, दुबला पतला आदमी था, जिसने सिर पर एक फटी हुई पगड़ी बांध रखी थी। उसका एक कंधा झुका हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर कोई पेड़ या खंभा नहीं था। फिर वह साया कहां से आ रहा था? हम चीखते हुए वहां से भागे और अपने घर पहुंचकर ही दम लिया। अगले दिन कौतूहल और डर के बीच हम दोबारा हवेली पहुंचे। इस बार हम तहखाने की ओर गए। धूल और जालों के बीच चलते हुए सारा का पैर किसी चीज से टकराया। उसने झुककर उसे उठाया और एक जोरदार चीख मारी। उसके हाथ में काली धातु का बना एक खंजर था। उसके हत्थे पर किसी जानवर की हड्डी लगी थी और एक लाल रंग का पुराना धागा बंधा था। उस खंजर को देखकर ऐसा लगा जैसे वह किसी पुरानी बलि की रस्म का हिस्सा रहा हो। इसे यहीं छोड़ दो सारा, मैंने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने खंजर नीचे फेंका, अलमारी का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। हम भाग निकले, लेकिन 2 घंटे बाद जब हम गांव के चौकीदार के साथ वहां वापस आए, तो वहां न कोई खंजर था, न ही जमीन पर हमारे जूतों के निशान। धूल की परत वैसी ही जमी थी जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। उस दिन के बाद से सारा बदल गई।
वह अक्सर चुप रहने लगी और घंटों तक शून्य में ताकती रहती। मुझे नहीं पता था कि उस खंजर को छूकर सारा ने उस क्षेत्रपाल को जगा दिया था, जो सदियों से अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा था। वह परछाई अब सिर्फ हवेली की दीवारों पर नहीं थी, वह हमारे पीछे पीछे चलने लगी थी। हवेली की उस घटना के 6 महीने बाद भैरवगढ़ की हवा भारी हो गई थी। सारा की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक शाम मैं उसके घर गया। वह बरामदे में बैठी थी। अयान, वह खंजर, वह खोया नहीं है। वह अब भी हमारे साथ है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में वह पुरानी सारा नहीं, बल्कि कोई और झलक रहा था। उसी रात जब मैं अपने कमरे में गया, तो मुझे अपने बिस्तर के नीचे वही ठंडा एहसास हुआ। टॉर्च जलाई तो देखा, वही काला खंजर वहां पड़ा था। वह खंजर खुद चलकर मेरे पास आया था, जैसे वह मुझे आमंत्रित कर रहा हो। अगले दिन मैं अपने चाचा से मिलने पहुंचा, जो कभी इस रियासत के मुंशी थे। खंजर देखते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अयान, ये छाया रक्षक का औजार है। 100 साल पहले जब यह कोठी बन रही थी, तब अकाल पड़ा था। जमींदार ने अपनी दौलत बचाने के लिए एक पहरेदार की छाया बलि दी थी। उसकी आत्मा को इस खंजर में कैद कर दिया गया था, ताकि वह हमेशा इस जमीन की रक्षा करे। चाचा की आवाज कांप रही थी, लेकिन सारा ने उसे छूकर आजाद कर दिया है। वह साया अब एक शरीर चाहता है, ताकि वह इस कोठी की सीमा से बाहर जा सके। वह परछाई अजर अमर होना चाहती है, और इसके लिए उसे तुम दोनों में से किसी एक की पूर्ण बलि चाहिए। या तो तुम उसे उसका हक दोगे, या वह तुम्हारी परछाई छीन लेगा। उसी रात गांव में एक भयानक तूफान आया। बिजली की कड़क में मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर वही झुके हुए कंधे वाला साया दिखा। उसके पीछे सारा खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह साया सारा के शरीर को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मुझे समझ आ गया कि वह मुझे हवेली बुला रहा है। वह चाहता था कि मैं वह खंजर लेकर तहखाने के उसी केंद्र पर जाऊं, जहां सदियों पहले बलि दी गई थी। मैं भागता हुआ सफेद कोठी पहुंचा। तहखाने के बीचों बीच एक अजीब सा घेरा बना था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वह परछाई दीवार से उतरकर हवा में तैरने लगी। तहखाने के उस भयानक सन्नाटे में, वह झुके हुए कंधे वाला साया, सारा के पीछे हवा में तैर रहा था। तब मुझे समझ आया कि वह रूह मुझसे क्या चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं वह खंजर उस घेरे में न गाड़ूं, बल्कि उसे सारा के हाथों में थमा दूं। वह साया असल में उस खंजर में कैद था। उसे आजाद होने के लिए एक बलि की जरूरत थी। एक ऐसा शरीर जिसकी रूह को वह खंजर से काट कर निकाल सके, और खुद उस शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। वह सारा को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी, ताकि मैं डरकर वह खंजर उसे दे दूं। वह खंजर उस रूह के लिए इस दुनिया का दरवाजा था। लेकिन चाचा की एक बात मेरे जहन में बिजली की तरह कौंधी। उसे उसका हक दे दो, पर उसे रास्ता मत देना। हक का मतलब था उसे वापस उसी जमीन को सौंप देना, जहां उसकी बलि दी गई थी। जब सारा ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, तो उसकी आंखें पथराए हुई थीं। वह रूह मुझसे खंजर मांग रही थी। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। मैंने वह खंजर सारा को देने के बजाय, पूरी ताकत से उस पुराने बलि घेरे के ठीक बीचों बीच पत्थर की जमीन में गाड़ दिया। यही वह मोड़ था जहां रूह का खेल बिगड़ गया। खंजर के जमीन में धंसते ही वह रास्ता बंद हो गया, जिससे वह रूह बाहर आना चाहती थी। वह चीख जो गूंजी, वह उस आत्मा की हार की चीख थी। वह तड़प रही थी, क्योंकि उसे इंसान बनने का मौका नहीं मिला, बल्कि वह हमेशा के लिए उस बंजर जमीन के नीचे दफन हो गई। वह काली लहर जो मेरे शरीर से गुजरी, वह उस रूह का आखिरी हमला था। वह जाते जाते हमें पूरी तरह खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उसने हमसे हमारी परछाइयां छीन ली। एक ऐसी कीमत जो हमें उम्र भर चुकानी थी। खंजर राख हो गया, और उस रक्षक का इस दुनिया में आने का आखिरी जरिया भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। सब कुछ शांत हो गया। सारा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वह परछाई गायब थी। अगले दिन जब सूरज निकला, तब असली सच सामने आया। सारा ठीक तो हो गई, पर वह अब भी अधूरी थी। दोपहर की तेज धूप में जब हम साथ चलते हैं, तो सारा की कोई परछाई जमीन पर नहीं बनती। और मेरा हाल भी अलग नहीं है।
जब मैं तेज धूप में खड़ा होता हूं, तो जमीन पर मेरा साया तो दिखता है, पर वह मेरा नहीं है। वह साया लंबा है, उसके कंधे एक तरफ झुके हुए हैं और उसके सिर पर एक फटी हुई पगड़ी का अक्स दिखता है। वह रूह कैद तो हो गई, पर उसने मेरा साया छीन लिया और अपना साया मुझ पर छोड़ गई। अब मैं जहां भी जाता हूं, वह मेरे साथ चलता है। मैं अब अपने साये को देखने से डरता हूं। क्षेत्रपाल कोठी में कैद तो हो गया, लेकिन उसका अक्स न चाहते हुए भी मेरे शरीर का ऐसा हिस्सा बन गया, जिससे मैं न चाहते हुए भी छुटकारा नहीं पा रहा हूं।